नागपुर शहर में इन दिनों लावारिस जानवरों को लेकर एनएमसी तथा पशु प्रेमियों में घमासान मची हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र टीवी 24 की नजर एमआईडीसी स्थित राइस फाउंडेशन पर पड़ी, जहां पर बेसहारा इंसानों द्वारा प्रताड़ित, घायल और बीमार जानवरों का इलाज और देखभाल की जा रही है। ये फाउंडेशन पिछले 3 सालों से अपने दम पर पीड़ित जानवरों की सेवा पूरी शिद्दत से कर रहा है। आज के समय में जहाँ ज्यादातर लोग लावारिस जानवरों, खासकर कुत्तों को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि इंसानों का सबसे वफादार दोस्त एक कुत्ता ही होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में राइस फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्य काफी सराहनीय है। हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया ने एमआईडीसी स्थित राइस फाउंडेशन के रिहाब सेंटर में जाकर वहां की संचालिका गार्गी वैरागरे से बात कर लावारिस जानवरों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया और फाउंडेशन की कार्य पद्धति को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस दुनिया में जितना हक इंसानों का है उतना ही जानवरों का रहने का भी है। आज हम राइस फाउंडेशन में आए हुए हैं। यहाँ पे गार्गी वैरागरे हमारे साथ है। आइए जानते हैं कि वो किस तरीके से बेजुबानों के लिए काम करती है। गार्गी जी, बताइए कि ये फाउंडेशन कितना पुराना है और कैसे काम करती है ये फाउंडेशन में? राइस जो है ये 2011 में रजिस्टर हुआ है। एनिमल वेलफेयर का प्रोजेक्ट जो है वो हमने लॉकडाउन से शुरुआत किया, और राइस फॉर टेल्स जो हमारा एनिमल वेलफेयर का विंग है वो हम लोग 2019 से चला रहे हैं। शुरुआत इसकी लॉकडाउन के दौरान हुई। उसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई, जब लॉकडाउन लगा तब हम सभी लोग कोविड रिलीफ में काम करने में बिजी थे, पर उस टाइम पे किसी का इस बात पे ध्यान नहीं गया कि रास्ते पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको दुखारा हो जाता है। बट जब अचानक एक दिन ये सब कुछ बंद हो गया तो उनका खाना कहाँ से आएगा, उनको पानी कहाँ से मिलेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा। तो उस टाइम पे हम लोग सामने आए और हम लोगों ने राइस फॉर टेल्स करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया हमारे एनजीओ का। सो राइस फॉर टेल्स जो है ये हमने 2 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किया राइस एनजीओ के अंडर, जिसमें कि हम लोग एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई कोविड के लॉकडाउन में। कोविड के लॉकडाउन में जब सब कुछ अचानक एक दिन बंद हो गया था, तब किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो रास्ते पे जानवर रहते हैं, जिनको होटल से, दुकानों से, हर जगह से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाने को मिल जाता है और उनका गुजारा हो जाता है, वो क्या करेंगे जब सब बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग सामने आए और हमने एक फीडिंग इनिशिएटिव शुरू किया, जहाँ पे हम लोगों ने ये सब जो रास्ते पे रहने वाले जानवर हैं इनको हमने सिर्फ खाना खिलाने से शुरुआत की। तो वहाँ से हुई राइस फॉर टेल्स की शुरुआत। मैम, बताइए कि ये जो फाउंडेशन है आपका, ये फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है, क्या क्या स्टेप्स में काम करते हैं, ज़रा डिटेल में बताइए हमारे। सो ये जो हमने शुरुआत की, इसमें एक सबसे पहले से फीडिंग इनिशिएटिव था, जहाँ पे हम लोग नागपुर भर में खाना खिला रहे थे सारे डॉग्स को। उस दौरान हमने सारे फीडर्स की यहाँ पे मदद की, सबको हमने खाना दिया, फूड दिया, जो वो अपने अपने एरिया में खिला रहे थे। फिर उन्हीं से धीरे धीरे हमें एक एक रेस्क्यू कॉल आने लग गया कि किसी डॉग का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं किसी जानवर को बीमारी हुई है। तो उनकी धीरे धीरे हेल्प करते करते एक पूरा अभी हमारा रिहाब सेंटर बन गया है। तो इस रिहाब सेंटर में अभी हमारे पास 70 से ज़्यादा एनिमल्स हैं, जिसमें डॉग्स भी है, गोट्स भी है, गाय और बैल भी है। यहाँ पे हम लोग रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन करते हैं। जहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को कोई बीमारी हुई हो, तो उसको हम यहाँ पे लाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं, एबीसी करते हैं, वैक्सीनेट करके फिर उसको रोड पे छोड़ते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब हम यहाँ पे एक एबीसी प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसको कि हम नसबंदी प्रोग्राम बोलते हैं डॉग्स का। आज जैसे हम लोग देखते हैं कि नागपुर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि डॉग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और एक डॉग्स और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि लोगों को लगता है कि मेरे घर के सामने कुत्ते नहीं होने चाहिए, वो मेरे बच्चों को काटेंगे या मेरे बाइक के पीछे भाग रहे हैं। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नागपुर में एबीसी नहीं हुआ है, एनिमल बर्थ कंट्रोल नहीं हुआ है कितने तो भी सालों से, इसीलिए कुत्तों का नंबर इतना बढ़ गया है। वो प्रोग्राम हम यहाँ पे चलाते हैं, जिसमें हम लोग रोज़ 8 से 10 सर्जरीज कर रहे हैं। रोज़ हम लोग 8 से 10 नसबंदी यहाँ पे चलाते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फुल टाइम यहाँ पे टीम है, जिसमें एक वेटरनरी डॉक्टर है जो कि एबीसी स्पेशलिस्ट है, एनिमल बर्थ कंट्रोल स्पेशलिस्ट है, एक सेंटर के मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, जो ये सब चीज़ें हैंडल करते हैं, और रेस्क्यू टीम है, केयर गिवर्स की टीम है, जो यहाँ पे डॉग्स को लाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और यहाँ पे हम लोग उनका रिहैबिलिटेशन करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे वॉलंटियर्स और फीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहर से, जो हमें ये सब कॉल्स बताते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो हमें मिलती है जानकारी। तो अभी पिछले 2 साल से सिर्फ नागपुर में ही नहीं, बट हम लोग ने उमरेड से, भंडारा से, वर्धा से, हर जगह से डॉग्स लाके उनका स्टरलाइजेशन किया है, रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन किया है, और इस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे काम चला रहे हैं।
गार्गी जी ने बहुत इम्पोर्टेंट हमें इन्फॉर्मेशन दी है अपने सेंटर के बारे में। आइए गार्गी जी के साथ देखते हैं कि ये सेंटर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या स्टेप्स में काम करते हैं। आइए। इस समय हम राइस फाउंडेशन के अंदर आ चुके हैं और हम जानेंगे गार्गी जी से कि ये किन स्टेप्स में काम करता है, कैसे जानवरों को रेस्क्यू किया जाता है। गार्गी जी बताइए कि हम यहाँ पर इस पहले रूम में हैं आपके, यहाँ पर क्या काम होता है और कैसे रेस्क्यू का मतलब इनिशिएट कैसे किया जाता है इस चीज़ को। ये जो है ये हमारा एक ऑफिस रूम है। यहाँ पे जैसे हम लोग हमारा डे टू डे यहाँ पे काम होता है। जब सबसे पहले अगर कोई कॉल आता है रेस्क्यू का या रिहैबिलिटेशन का तो वो सौरभ जी हैंडल करते हैं। तो यहाँ से अभी आगे सौरभ आपको हमारे पूरे दिन की डिटेल्स बताएंगे। सौरभ जी बताइए कैसा चैलेंजिंग जॉब है आपका, क्या लगता है कितने कॉल्स आते हैं दिन भर में। एक तकरीबन दिन भर में एक 20 कॉल आते हैं। तो 20 कॉल हम सब अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ही वैन है, एक ही ड्राइवर है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें होती है, पर हम कोशिश करते हैं जितना कर सके उतना करते हैं। देखिए जैसे 20 कॉल आपके आते हैं तो 20 कॉल में से कितने आप मतलब रेस्क्यू कर पाते हैं उनमें से। 20 कॉल आप तो बात तो सभी से करनी पड़ती होगी आपको। बात तो सभी से करना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है, पर तकरीबन हम 5 से 6 रोज़ के रेस्क्यू हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे वैन में अटेंड करके यहाँ से लाते हैं। हाँ गार्गी जी ये कुछ नोट्स बने हुए हैं यहाँ पर बोर्ड पर, इस बारे में कुछ बताइए आप। आइए। तो ये जो है ये हम लोगों ने 2020 जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन में हमारी शुरुआत हुई, तो लॉकडाउन से लेके हमने कितने रेस्क्यूज़ किए हैं, 3000 से भी ज़्यादा हमने डॉग्स को रेस्क्यू और रिहैबिलिटेट किया है। ABC माने कि नसबंदी जो है वो हमने 2000 से ज़्यादा यहाँ पे 2 साल में पिछले किए हैं। और अडॉप्शन आप जैसे देखेंगे कि बहुत कम है। इतने जो डॉग्स हमने रेस्क्यू किए उसमें से सिर्फ 15 डॉग्स आज तक अडॉप्ट हो पाए हैं, वो भी नागपुर में बहुत कम। मैक्सिमम डॉग्स जो है वो हमारे पुणे, दिल्ली, मुंबई ऐसी जगहों पे अडॉप्ट हुए हैं। फिर ये जो है ये हम लोग यहाँ पे हर महीने हमारा डेटा यहाँ पे पूरा अपडेट होता है। जैसे सितंबर में हमने कितने एनिमल्स यहाँ पे रेस्क्यू किए हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल्स हमने कितने किए हैं 1 महीने में, और हमने वैक्सीनेशन कैंप शुरू किया है लॉकडाउन के बाद, तो वो हमने वैक्सीनेशंस कितने किए हैं वो हमने यहाँ लिखा है। और ये हमारे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स है। ये जो है ये हमारा नसबंदी का हेल्पलाइन नंबर है। इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपसे बात करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देंगे और आपका डॉग यहाँ पे हम लेके आएंगे नसबंदी के लिए। और ये है हमारा रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कोई भी जानवर किसी प्रॉब्लम में दिखता है, कोई उसको एक्सीडेंट हो गया है या कोई बीमारी हुई है या ऐसा कुछ होता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैम ये तो हुआ आपका पहला स्टेप जहाँ पर कि कॉल्स आते हैं, फिर आपकी टीम उन्हें रेस्क्यू करने जाती है। डॉग्स के यहाँ पर लाने के बाद उनका ट्रीटमेंट और उनकी देखभाल कैसे की जाती है वो भी हम जानना चाहेंगे। हम लोग हमारे यहाँ पे अभी रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन विंग में चलते हैं, वहाँ पे आपको सारे अभी आए हुए डॉग्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। हम लोग इस वक्त राइस फाउंडेशन के रेस्क्यू वार्ड में है। गार्गी जी से जानेंगे कि यहाँ पर डॉग्स को लाने के बाद में किस तरीके से उनकी देखभाल की जाती है। गार्गी जी बताइए कि ये कैसा है, कैसा काम करते हैं यहाँ, कौन से लोग यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पे हमारे जो एक्सीडेंट्स होता है या बीमारी होती है जिसका कोई रिपोर्ट करता है, वो डॉग्स हमारे इस विंग में आते हैं। उनको सबसे पहले यहाँ पे लाया जाता है और ये हमारे जो टीम है ये केयर गिवर्स की टीम है जो कि मेनली यहाँ पे ट्रीटमेंट्स और ये सब चीज़ें हैंडल करती है। तो ये आपको अभी टीम एक एक करके एक डॉग के बारे में बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका। मेरा नाम लकी प्रमोद कामले है। मैं राइस फॉर टेल्स का मैं केयर टेकर हूँ, प्लस मेरे तरफ जितने भी रेस्क्यू से ये डॉग्स आते हैं वो उसको मैं हैंडल करता हूँ। ठीक है, ये जो डॉग है इसका एक्सीडेंट केस हुआ था। इसका जो सामने का जो पैर है ये वाला, ये पूरा मतलब पूरी जो बोन्स वगैरह है वो सब दिखता है, तो उसको रेगुलर ड्रेसिंग करते हैं। उसका खाली अभी ट्रीटमेंट चालू है उसको। ठीक है, इसका कंडीशन ऐसा था कि चल नहीं सकता था वो, कैसा अभी 2-3 दिन हो गया वो अपने पास रेस्क्यू करके आया है। तो एटलीस्ट उसको हम इतना ट्रीट कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो अपने घर जाके वापस से केयरफुली और अच्छे से रहे करके वो, है ना। ये डॉग हमने बर्डी से लेके आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा इन्फेक्शन था इसके आँख में। इसकी जो आँख है ये देखिए, इसकी जो आँख है ये पूरे एकदम से ये हो गया है। इसका ये जो पैर है इसके अंदर पूरा पानी भर चुका था इसके अंदर। ठीक है, तो हमने उसको कट करके उसको हमने पूरा ड्रेसिंग से उसको रिकवर किए हैं। तो ये इसका रेस्क्यू कॉल हमको कम से कम 5:30 के आसपास आया था
तो उन्होंने हमको बोला था कि इसका कंडीशन बहुत भी बेकार है करके, क्योंकि इसका जो कंडीशन था वो चल नहीं सकता था। जब ये हमारे फर्स्ट टाइम हमारे शेल्टर पे आया था तो ये बाहर में ऐसा इसका जो सर है वैसा पूरा नीचे डालता था वो, मतलब इसका रिकवरी चांसेस, मतलब जो डॉक्टर ने बोले उसको ट्रीट करके हमने जो उसको ट्रीटमेंट दिए उसके हिसाब से उसका कंडीशन ये है। ठीक है, इधर आइए। ये जो डॉग है ये ब्लाइंड डॉग है। हमने हमारे पास इसका कॉल रात को 3 o'clock के आसपास आया था कुछ, तो ये अभी भी ब्लाइंड है। हमने इसका न्यूट्रल स्प्रे किए हैं, इसको नहीं दिखता है कुछ भी एटलीस्ट, तो हमने उसको एटलीस्ट केज में रखे, उसका खाना पीना सब वहीं पे करते हैं, क्योंकि उसको बताइए। वो जो है उसका एक्सीडेंट केस है, वो नहीं चल सकता था एक पैर से। हमने उसका एक्सरे है हमारे पास, तो एक्सरे उस जो पीछे का जो लेफ़्ट वाला पैर है, तो उन्होंने हमको बोला था कि इसका कुछ चांसेस नहीं है करके, तो ये हमारे पास ऐसे ही है। ठीक है, और ये जो ब्राउन वाला डॉग है इसके कान के पीछे मतलब ऐसा मैगेट्स हो गए थे पूरे। ठीक है, तो इसका कान अभी काफ़ी 90% रिकवर्ड है, खाना पीना सब उसका ट्रीटमेंट, अभी उसको ट्रीटमेंट चालू है उसको वैसे बोलना। वो आने के 10 दिन उसके बाद उसको हम रिलीज़ कर देंगे। ये जो डॉग है इसका जो यूरिन, हाँ हम इसको रेस्क्यू करके लाए थे बिकॉज हम स्प्रे के लिए इसको लेके आए थे। ठीक है, जब उसको हमने स्प्रे किए तो उसमें थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे कि पॉटी और सूसू का प्रॉब्लम था उसमें, तो हमने इसके अंदर कैटेटर डाले हैं। ये देखिए, ये कैटेटर इसलिए रहता है कि वो जो यूरिन पास नहीं, अगर वो खुद से पास नहीं हो रहा है तो वो यूरिन इससे बाहर निकालेंगी वो। ठीक है, उसके बाद में जो डॉग सोया वो उस बारे में बताइए। ये पैरालाइज डॉग है, ये डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज से आया था। ये शार्प 12:30 बजे दोपहर में आया था ये, तो वो TVCC है अपना अलंकार के बाजू में, वो TVCC है, वहाँ से आया ये। तो उन्होंने बोला था कि ये उसमें कुछ ये प्रोग्रेस नहीं है करके, बट जब हमारे पास आया वो, तो हमारा 98% उसके ऊपर हमने रिसर्च किए और हमने जो ट्रीटमेंट दिए डॉक्टर्स ने, हमने उसको अप्लाई किए। ठीक है, तो उसके कारण वो भी चल सकता है। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डॉग्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। 2 डॉग्स यहाँ पे स्ट्रेचर पर है, डॉक्टर भी पीछे है। आइए गार्गी जी से जानते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या किया जाता है। बताइए गार्गी जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे हो रहा है? ये जो है ये हमारा ट्रीटमेंट रूम प्लस ऑपरेशन थिएटर है। तो यहाँ पे जो भी डॉग्स आते हैं रेस्क्यू के लिए, उनका यहाँ पे जो डॉक्टर है उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो अभी डॉक्टर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इनका नाम है डॉक्टर इफ़त। डॉक्टर बताइए, डॉग की काफ़ी हालत क्रिटिकल दिख रही है, काफ़ी उसके जख्म दिख रहे हैं, कुछ बताइए कहाँ से आया है और इससे क्या हुआ क्या है? ये एक्चुअली स्ट्रे डॉग है जो कि किसी को विजिबल था कि इसको बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं। कीड़े मतलब जिसको हम मेडिकल फील्ड में बोलते हैं मैगोटेड वुंड, जिससे इसमें जो है जिसके जो मसल्स है, स्किन है, ये कम्प्लीटली पूरा जो मैगेट्स ने इसको कंज्यूम कर चुका है। अगर इसको स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ये मे बी इसका कंडीशन वैसे भी आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। यहाँ पे रेगुलर इसका ट्रीटमेंट होगा अलॉन्ग विद द ड्रेसिंग, और जितने भी लाइव उसके अंदर जो कीड़े थे वो हमने निकाल लिए हैं। अभी इसका 3rd डे है आज, तो हम रेगुलरली उसको अभी अंडर ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट उसका कंटिन्यू कर रहे हैं। सेम ऐसे ये एक है और एक यहाँ पर है, एक और सेम ऐसे ही केस मैगेट्स वाला हमको इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्म किया है। यहाँ पे इसका कंप्लीट जो ईसोफेगस है वहाँ तक के इन्फेक्शन हो गया है। ये तो थोड़े से बच गया और टाइम पर इसको यहाँ पे रेस्क्यू करके लेकर आया गया है और उसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया है। ये भी मैगोटेड वुंड वाला ही केस है। पहले जब आया था ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा था, अभी ट्रीटमेंट के साथ में अभी थोड़ा सा कंज्यूम करना शुरू किया है। राइस फाउंडेशन में हेल्पलाइन डेस्क, उसके बाद में रेस्क्यू सेंटर, और रेस्क्यू सेंटर के बाद OT, और OT से हम यहाँ पर पहुँचे हैं नसबंदी के एरिया में। आइए जानते हैं कि ये किस तरीके से काम किया जाता है यहाँ पर। मैम बताइए कि ये सारे डॉग्स की नसबंदी हो चुकी है और नसबंदी कितनी ज़रूरी है? नसबंदी का प्रोग्राम जो है वो मेरे को लगता है कि एनिमल वेलफेयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नसबंदी होना, क्योंकि जब तक एनिमल्स का पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं रहेगा तब तक ये जो इंसिडेंसेस जो स्पेशली अभी नागपुर में हो रहा है कि जो लोग हैं उनको कुत्तों से प्रॉब्लम है और कुत्तों को भी दिक्कत होती है कि उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ जाती है या उनके बच्चे मर जाते हैं। तो ये जो एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोज़ आए दिन होते रहता है, उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है नसबंदी। और वो हम किस तरीके से करते हैं वो हमारे जो स्टरलाइजेशन पूरा संभालते हैं मयूरी, वो आपको बताएंगे। मयूरी जी बताइए कि ये कितना ज़रूरी है और आप किस तरीके से ये प्रोग्राम को आप रन कर रहे हैं? राइस फॉर टेल्स में स्टरलाइजेशन हमने 2020 से चालू किए हैं। तो ये कैंपेन के लिए हमने हमारा एक हेल्पलाइन रिलीज़ किया है। वो हेल्पलाइन मैं संभालती हूँ। तो मुझे दिन के 8 से 10-15 के आसपास कॉल्स आ जाते हैं ऐसे रिस्पॉन्सिबल फीडर्स या केयर टेकर्स से जिनको उनके स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज कराना है, नसबंदी करानी है उनकी।
तो मैं उनसे उनके डिटेल्स ले लेती हूँ, बेसिक डिटेल्स ले लेती हूँ। अभी जैसे स्ट्रे डॉग है तो अपने को उनका जो मेडिकल हिस्ट्री होता है वो सब नहीं पता रहता है, राइट। तो फिर भी अगर जिनको पता होगा तो वो मेडिकल हिस्ट्री हम लोग ले लेते हैं। उसका फीमेल का हीट साइकिल का क्या आइडिया है वो पूछ लेते हैं। अगर उसको बच्चे होंगे, लैक्टेटिंग बच्चे होंगे जो दूध पे है माँ के, तो हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। उनका लाइनअप हम कुछ महीनों के बाद करते हैं जब वो फिट होती है स्टरलाइजेशन के लिए। तो अभी जैसे मेरे को कॉल्स आ गए हैं, उसके नेक्स्ट डे मैं कुछ लोग फीडर्स का लाइनअप करती हूँ। हमारे सुनील भैया हैं, ड्राइवर है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि ये एरिया से हमें डॉग्स आज पिकअप करने हैं। वो पिकअप करके लेके आते हैं। हम लोग उनका फास्टिंग पीरियड रखते हैं। फास्टिंग पीरियड के बाद में नेक्स्ट डे उनका यहाँ पे ऑपरेशंस लाइनअप होते हैं जो डॉक्टर ईफत खान करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ने हर एक केज में डॉग्स को रखा है, तो उस केज का जो ये पार्ट है वहाँ पे हम लोग किस एरिया से डॉग आया है, उनका जो भी जब भी उनका ये होता है एडमिशन होता है, तो उसके टाइम पे हम लोग नंबर्स देते हैं। तो वो फॉर्म का नंबर इस पे हम लोग लिखते हैं सो दैट रिलीज़ के टाइम पे हमको कन्फ्यूजन ना हो कि डॉग कौन से एरिया का है। हम प्रॉपरली वही डॉग उसी एरिया में छोड़ते हैं और फीडर के प्रेजेंस में छोड़ते हैं। कि जब डॉग आप उनके एरिया में जब छोड़ देंगे तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इसकी नसबंदी हो चुकी है और किसी की नहीं हो चुकी है? तो जब किसी डॉग का नसबंदी होता है, तो जब एनएमसी भी ये चीज़ पहले करती थी 2-3 साल पहले, तो जो कान होता है डॉग का वो हम क्लिप करते हैं ऊपर से। आप जैसे ये डॉग को देख सकते हो, वो डॉग का साइड में जो कान है वो क्लिप्ड है। तो वो कान जो क्लिप्ड है तो आप समझ सकते हो कि वो डॉग स्टरलाइज्ड है। एंड जब स्टरलाइजेशन होता है तो हम लोग उनको एंटी रेबीज़ तो लगा ही देते हैं। तो अगर स्टरलाइज्ड डॉग है तो आप समझ लीजिए कि वो उसको वैक्सीनेशन भी हो गया है करके। ये एनएमसी को कोई ऐसे गाइडलाइंस है कि ऐसे डॉग्स को कैप्चर नहीं किया जाए? जी नहीं। अगर स्टरलाइज और वैक्सीनेटेड डॉग है तो इट इज़ इलीगल टू रिलोकेट एंड पिकअप द डॉग्स। तो हम उनको नहीं उठा सकते, हम उनको रिलोकेट नहीं कर सकते, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं उसको ये कर सकते। ये अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट AWBI के जो लॉज है उसके अंडर आता है। मैम, राइस फाउंडेशन में जो डॉग्स की नसबंदी का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये नसबंदी एक्चुअल डॉग्स के लिए कितनी ज़रूरी है और कुछ मेडिकल टर्म्स में हमारे दर्शकों को समझाइए। नॉर्मली जो है लोगों का ये बोलना रहता है कि उनको इतना अवेयरनेस ही नहीं होता है कि नसबंदी होती क्या है, कैसे कराना चाहिए, कहाँ कराना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर नसबंदी हो जाती है, मतलब उसका एक तो ये बर्थ कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक डॉग जो है फीमेल डॉग नॉर्मली 6, 7, 8, 9, 10 भी बच्चे देती है। अब यही बच्चे जब बड़े होंगे तो इनका पॉपुलेशन और बढ़ता जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मतलब कि एक डॉग को करा दिया तो बाकी और होंगे ही नहीं। और इसके साथ साथ मेडिकली ये है कि उनका बिहेवियर जो है, हम यहाँ पर यूट्रस के साथ साथ ओवरीज भी निकालते हैं फीमेल्स में, तो जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा शांत हो जाता है। और जैसे ये कंप्लेंट्स आती है कि ये एरिया में ये डॉग्स जो है कुछ मेल्स है जो बहुत एग्रेसिव है, इनका एग्रेसिव बिहेवियर है वो भी कंट्रोल में आता है ड्यू टू हार्मोनल। तो जो हार्मोन्स उनके कंट्रोल होते हैं, नॉर्मली ये होता है जब उनका मेटिंग सीज़न जब रहता है तो फीमेल्स के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या वो उनको जो चीज़ चाहिए है वो उनको नहीं मिल पा रहा है तो वो ह्यूमंस पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लोग मारना शुरू करते हैं कि नहीं ये एरिया में ये डॉग है, ये ऐसा। बट उसके लिए अवेयरनेस चाहिए कि उसका स्टेरिलाइजेशन करवा लीजिए करके। यहाँ पर जो डॉग्स आते हैं इनका जैसे आज ऑपरेट हमने किया तो उनको 3 to 5 डेज़ तक हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। उसके बाद में हम उनके जो जहाँ पे भी मतलब इंसिजन लिया है, जो ऑपरेट किया है, वो पूरा एरिया सूचर्स वगैरह नॉर्मल है नहीं है, अगर वो फिट है रिलीज़ करने के लिए तो ही हम उसको रिलीज़ करते हैं। जिस एरिया से उठाया उसी एरिया में उसको रिलोकेट करते हैं ताकि वो जहाँ का है वो वहीं पे सरवाइव कर पाए। ऐसा नहीं कि हमने ये दूसरे एरिया से उठा के किसी और एरिया में डाला, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंट्रोल करके कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। कैटल्स जैसे आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं लार्ज एनिमल्स के लिए। बट कुछ जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, जिनकी और कहीं पे मदद नहीं हो पाई या जिनको कोई और मदद नहीं कर पाया, ऐसे क्रिटिकल कुछ कैटल की हमने हेल्प की है। जिसमें से सबसे खास मतलब ये 2 जन हैं हमारे। एक जो पहला आपको दिख रहा है वो है संजू, उसका 3 पैर है, उसका एक पैर पूरा सड़ चुका था, तो उसका एक पैर जो है वो हमने एम्प्यूट किया है। अभी वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है और उसको हम लोग एक प्रोस्थेटिक्स बना के देंगे जिससे कि वो चारों पैर पे वापस दोबारा चल सके। और दूसरी जो आपको दिख रही है वो है नरगिस, वो हमें बेसा से मिली थी। उसका एक सामने का पैर और एक पीछे का पैर टूट चुका था। उसको 10 महीने लगे हमें पूरा कि ताकि वो अपने पैर पे खुद खड़ी हो सके और बैठ सके, और आज 10 महीने बाद नरगिस इनका भी कॉल आपको हेल्पलाइन नंबर पर ही आया था?
जी, इनका भी कॉल हमें हेल्पलाइन नंबर पे ही आया था। 4 घंटे तक नरगिस वहाँ पे बेसा में पड़ी थी बारिश में, उसका गला भी कटा हुआ था। एनएमसी से कोई मदद नहीं मिली, किसी गौशाला से कोई मदद नहीं मिली। हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक ही स्मॉल वैन है जो कि लार्ज एनिमल्स के लिए काफ़ी नहीं है, तो हमने उसके लिए एक लोकल इससे टेम्पो बुला के 4 आदमी बुला के हमने टेम्पो में नरगिस को लेके हम लोग यहाँ पे आए और उसकी फिर ट्रीटमेंट शुरू करी। राइस फाउंडेशन की रेस्क्यू वैन हमारे साथ में और उसे चलाने वाले ड्राइवर हमारे साथ में है। उनसे जानते हैं कि जब उनको रेस्क्यू का कॉल आता है और पता चलता है कि यहाँ पर फलानी जगह पर डॉग को रेस्क्यू करने जाना है, तो उसके बाद में वो कैसी कार्रवाई करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। सुनील राउत। कैसी कार्रवाई करते हैं आप जब आपको पता चलता है कि किसी एरिया पे जाना है डॉग रेस्क्यू करने के लिए? कैसा आपका फॉर्मेट कैसा होता है वो चीज़ के लिए? इन्फॉर्मर का नेम और इसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आ जाता है हमको। इसके बाद में हम लोग इसको कंफर्म करके उसका लोकेशन पे पहुंच जाते हैं कॉल करके। कैसी कैसी कंडीशंस में आपको डॉग्स अब तक के मिले हैं रास्तों पर? एक्सीडेंट वाले इसको मैगेट हुए, जो कोई जानवर से पानी डाल देता, कोई डांबर डालता है, ऐसे डॉग हम लोग को रेस्क्यू करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करके स्पॉट पे छोड़ देते हैं। ओके। वहाँ के आसपास के लोग आपको कोऑपरेट करते हैं, मतलब आपका साथ देते हैं, कुछ आपकी हेल्प करते हैं, या तो फिर ऐसा अपोज करते हैं, आपका विरोध करते हैं? कोई जनरली कोई लोग हेल्प करते, कोई नहीं करते, खुद होकर रेस्क्यू करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। राइस फाउंडेशन में हमारे साथ में आज एक बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद है जो कि यवतमाल से यहाँ पर खासकर राइस फाउंडेशन में विज़िट देने के लिए आए कि यहाँ पर कैसे काम किया जाता है। ये जानते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। दादा बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, राइस फाउंडेशन के बारे में आपको पता कैसे चला? गार्गी जी ने बतलाया मुझे कि वो इस तरह से काम करती हैं, तो कुत्तों का अन्न देखभाल करती हैं, संगोपन करती हैं, और जो बीमार कुत्ते हैं उनकी ट्रीटमेंट भी करती हैं, सब तरह से उनका ख्याल रखती हैं। तो मुझे ये देखना था कि वह किस तरह से एक काम होता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब जबकि आपने देख लिया है कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप राइस फाउंडेशन से जुड़ेंगे या फिर आप यहाँ पर किसी और तरीके से अपना योगदान देंगे? नहीं, मैं ये सोचा कि वहाँ इस तरह का काम यदि हमारे गांव में हो सकता है तो उसके लिए मैं अवश्य प्रयास करूँगा। इंसानों द्वारा की गई क्रूरता की एक उदाहरण हमारे पास में है। लाली नाम है इस डॉग का, और हमें अभी अभी पता चला है गार्गी जी से कि इसकी आंखें चम्मच डालकर, जो कांटे वाला चम्मच होता है वो आंखों में डालकर फोड़ दी गई है। मैम बताइए कि ये डॉग आपके पास कब है और आपने इसको कैसे रेस्क्यू किया? लाली हमारे पास काफ़ी टाइम से है, मतलब 1-1.5 साल से लाली यहाँ पे है। एक दिन रात को ऐसे 9 साढ़े 9 बजे हमारे पास एक फ़ोटो आया एक डॉग का जो ऐसे पड़ा हुआ है और उसकी आँखों से बहुत सारा ऐसे खून निकल रहा है। तो वो फ़ोटो देख के हमें कुछ समझ में नहीं आया पहले कि क्या हुआ है, तो हम तुरंत सब उस टाइम पे निकले। तब हमारे पास इतना बड़ा सेटअप और ये ओटी ये सब भी नहीं था उस टाइम पे, तो हम लोग सब निकले, इसको लिया और इमरजेंसी सर्जरी में हमें इसको लेके जाना पड़ा। उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि ये 3 घंटे के ऊपर हो चुका था इस इंसिडेंट को, इसलिए हम उसकी आंखें नहीं बचा पाए। बट लाली की जान उस टाइम पे बच पाई, जबकि उसका काफ़ी खून जा चुका था, पर उसकी जान हम लोग बचा पाए, पर उसकी आंखें उस टाइम पे नहीं बचा पाए। पर लाली अभी आज हमारे पास है, खुश है, एडजस्ट कर रही है अपने नए लाइफ के साथ, और किसी को उसको देख के ऐसा लगेगा भी नहीं कि वो ब्लाइंड है। वो इतनी खुश है, अभी भी देखे इतने आसानी से मेरे गोद में आ गई, जबकि हम जैसे इंसानों ने ही उसके साथ ये किया था। उसके बावजूद आज वो हम पे भरोसा करके हमारे गोद में आके बैठती है, हम ही से खाना खाती है और हमारे साथ ही रहती है। मैम, जनता के लिए कोई सोशल मैसेज आपका, अगर कोई आपको किसी भी तरीके की मदद करना चाहे तो वो कैसे करे, ज़रा आप बताइए अब दर्शकों को। आपको अगर कोई भी हमें हेल्प करनी है तो आप डायरेक्टली हमारे एनजीओ के बैंक अकाउंट में डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे काफ़ी सामान की ज़रूरत होती है, जैसे दवाइयाँ हो गया, बेल्ट्स हो गए, बेड्स हो गए, स्वेटर, ब्लैंकेट, इस तरीके का सामान भी आप हमें डायरेक्टली ला के दे सकते हैं। या फिर अगर आपको पैसा ना देना हो तो आप डायरेक्टली हमारे जो मेडिकल बिल्स होते हैं वो आप डायरेक्टली भर सकते हैं, डायरेक्टली हमें चावल ला के दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ से मदद होगी अगर आप जैसे लोग जो एनिमल लवर्स हैं, अगर वो यहाँ पे आए, अपना कुछ समय दे, वॉलंटियर करें, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं हम 10 लोगों की टीम है और हमारे पास एनिमल्स की और केसेस की कोई कमी नहीं है, बट हम छोटी सी टीम मिलके हर चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर लोग आए, लोग जुड़े, यहाँ पे समय दे, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें मदद होगी।
तो आप देख रहे थे राइस फाउंडेशन की गार्गी वैरागरे को, जो कि कितने अच्छे तरीके से बेजुबानों के लिए अपना काम कर रही है। दिलेश हजारे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं मुकुंद चौरसिया, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए।